तो नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में देखेंगे कि यहाँ पर थीटा एंगल पर एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया है। हमें पता करना है कि इसका जो पाथ है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा। फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर of path of projectile at the instant when velocity vector is inclined at angle alpha with horizontal। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम बनाकर हम देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह से पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा, है ना। अगर पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा तो किसी इंस्टेंट पर मान लेते हैं कि जब पार्टिकल यहाँ पर है तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी कहीं इधर भी, और ये हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बना रहा होगा। ठीक है, अब देखेंगे कि इस प्रोजेक्टाइल पर जो टोटल एक्सेलरेशन होगा वो नीचे की तरफ होगा, जो कि g के इक्वल होगा। ठीक है, अब ये टोटल एक्सेलरेशन g है, तो इस g के दो कंपोनेंट हो सकते हैं। एक तो वेलोसिटी के पैरेलल यानी टेंजेंशियल डायरेक्शन में, और एक वेलोसिटी के परपेंडिकुलर यानी कि नॉर्मल डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होने का मतलब ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, है ना। ये 90 होने का मतलब है कि इसमें से ये वाला जो एंगल है ये होना चाहिए 90 माइनस अल्फा। ठीक, अब देखेंगे कि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, जी वर्टिकल में लगता है, तो ये भी 90 हो गया। ये 90 माइनस अल्फा है तो ये वाला एंगल अल्फा होगा। तो अब इस g का जो कंपोनेंट है इधर आ जाएगा g cos अल्फा, और टेंजेंशियल डायरेक्शन में आएगा g sin अल्फा। तो ये जो कंपोनेंट है ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया क्योंकि वेलोसिटी के पैरेलल आया है, और g cos अल्फा जो है ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहलाएगा, जो कि v स्क्वायर बाई आर कहलाता है, v स्क्वायर बाई आर के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि अगर पार्टिकल यहाँ पर है तो इसका जो छोटा सा कर्व का पार्ट है ना, ये किसी न किसी सर्किल का पार्ट है। ये सर्किल हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस सर्किल का सेंटर कहीं इधर होगा, है ना, और इस सर्किल का जो रेडियस होगा, अगर उस रेडियस को मान लिया जाए r, तो ये r यहाँ से निकलेगा। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है g cos अल्फा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर है। तो लिखेंगे g cos अल्फा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। अब हमें यहाँ पर पहले तो v निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे कि आप देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है वेलोसिटी का वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो इनिशियली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है u cos थीटा, और जब अल्फा एंगल सबटेंड कर रहा है तो नेट वेलोसिटी है v, जिसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा v cos अल्फा। तो ये वाला कंपोनेंट
और ये वाला कंपोनेंट दोनों हमेशा इक्वल रहेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट होता है ना। तो v cos अल्फ़ा और u cos थीटा इक्वल होते हैं। तो यहाँ से v का जो वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो आएगा u cos थीटा बाई cos अल्फ़ा। अब इस v का वैल्यू हम लोग इसमें रखेंगे, है ना। तो r का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यह आएगा v स्क्वायर बाई जी cos अल्फ़ा। अब v का वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो आएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी cos क्यूब अल्फ़ा, है ना। तो यहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर की जो वैल्यू है वो फाइनली ये आ गया, है ना। यही वाला जो हमने अभी डिराइव किया, इसको यहाँ पर एक बार साफ से लिखते हैं इसको। तो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी cos क्यूब अल्फ़ा, ठीक है। ये हो गया r का वैल्यू। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि अल्फ़ा के डिफरेंट वैल्यूज रख सकते हैं और अलग अलग पोजीशन पर हम लोग r की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग ऐसा करें कि जो प्रोजेक्टाइल है उसका पाथ ड्रॉ करते हैं पहले। तो उसका जो पाथ होता है वो पैराबोलिक शेप का होता है ना। तो पैराबोलिक शेप मान लेते हैं कि ऐसा है। तो हमें कई जगह पूछा जा सकता है, जैसे मान लेते हैं कि जहाँ से प्रोजेक्ट किया गया यहाँ पर पूछा जा रहा हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वेलोसिटी होता है u और ये जो थीटा है वो अल्फ़ा के इक्वल हो जाएगा, है ना। हॉरिजॉन्टल से यहाँ पर जो अल्फ़ा का वैल्यू है, जो एंगल है, वो थीटा के इक्वल होगा। तो कह सकते हैं एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन r इज इक्वल टू, या यूँ कहें कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जो है वहाँ पर अल्फ़ा का वैल्यू थीटा के इक्वल होगा। सो r इज इक्वल टू u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई जी cos क्यू अल्फ़ा होता था। तो अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पर थीटा रखेंगे तो आएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई जी cos क्यू थीटा, यानी r जो है ये होगा u स्क्वायर बाई जी cos थीटा। ये आ गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अच्छा, अगर कोई ये कहे कि जो हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना हो तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर अल्फ़ा का जो वैल्यू है वो 0 आएगा क्योंकि वेलोसिटी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी। तो कह सकते हैं एट टॉप मोस्ट पॉइंट अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर, यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला फॉर्मूला जो है। तो लिखेंगे u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई जी cos क्यू अल्फ़ा। अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ से 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी cos 0 का पावर 3 हो गया 1 हो जाएगा cos 0। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ये आ गया, है ना। तो हाईएस्ट पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना है, इसको RH लिख देते हैं। और जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है या ऑरिजिन है वहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना होगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में किसी पार्टिकल को
टावर से प्रोजेक्ट किया गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। जैसे मान लेते हैं कि टावर का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वो ये है, और यहाँ से u वेलोसिटी से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया, तो ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करता हुआ कुछ इस तरह से जाएगा। ठीक है, अब जो u है, u का वैल्यू हमें दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो u का वैल्यू हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। हमें पता करना है फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ पाथ एट t is equal to 2 सेकेंड। ठीक है, 2 सेकेंड बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है। तो हम देखेंगे कि 2 सेकेंड बाद जो पार्टिकल है वो कहीं यहाँ पहुँचा होगा, जिसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड होगी, और जो वर्टिकल वेलोसिटी है, वर्टिकल जो कंपोनेंट है, ये होता है एक्चुअली में gt के इक्वल, है ना। gt होता है नीचे की तरफ, तो इसको हम लोग लिखेंगे g इंटू टी। टी का वैल्यू 2 सेकेंड दिया हुआ है, तो कुल मिलाकर के ये हो गया 20, और इसका जो रिजल्टेंट है वो पाथ के टेंजेंट के अलोंग आना चाहिए। ठीक है, अब इस v का जो वैल्यू होगा वो रिजल्टेंट होगा, वो होगा 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर का रूट, जो कि 10 रूट 5 आएगा। ये एंगल मान लेते हैं कि अल्फा है, तो जो g है, जो एक्सेलरेशन होता है, टोटल एक्सेलरेशन, वो g वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। अब इस g का कंपोनेंट हम लोग फाइंड कर सकते हैं, एक तो वेलोसिटी के पैरेलल जो कि टेंजेंशियल कंपोनेंट बताएगा, और एक बताएगा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जो कि रेडियल या जो नॉर्मल कंपोनेंट है उसको बताएगा। ठीक है, तो देखेंगे कि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, ये वर्टिकल है, तो इसमें से ये वाला एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। अगर ये 90 है, ये अल्फ़ा है, तो ये होना चाहिए 90 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, अच्छा, अब ये टेंजेंशियल हो गया और ये रेडियल हो गया, तो ये भी 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल फिर से अल्फ़ा हो जाएगा। तो इस g का कंपोनेंट हम लोग निकालेंगे रेडियल डायरेक्शन में, तो ये आएगा g cos अल्फ़ा, और ये होना चाहिए v स्क्वायर बाई आर के इक्वल, है ना। यहाँ पर जो पाथ है वो एक सर्किल का पार्ट होगा। ये सर्किल हम लोग ऐसे बना सकते हैं, जिसका सेंटर यहाँ पर होगा, रेडियस कुछ r है। तो ये जो फॉर्मूला लिखा हमने, इसको यहाँ पर लिखते हैं कि v स्क्वायर बाई आर ये g cos अल्फ़ा के इक्वल होगा, है ना। यानी r का जो वैल्यू है वो v स्क्वायर बाई g cos अल्फ़ा होना चाहिए। अब v का जो वैल्यू है वो आया है 10 रूट 5, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, नीचे g का वैल्यू 10, और cos अल्फ़ा का वैल्यू निकालना हो तो उसके लिए पहले हमें निकालना होगा tan अल्फ़ा का वैल्यू। tan अल्फ़ा होता है vy बाई vx। अब देखेंगे कि यहाँ पर जो vy है, vy कहते हैं इसको, जो कि vy है, इसको कहते हैं 20 के इक्वल है, और इसको कहा जाता है vx, यानी x डायरेक्शन में कंपोनेंट। तो ये है 20 और ये है 10, इनकी वैल्यू रखेंगे, तो ये आएगा 20 बाई 10 यानी कि 2। तो अगर एक वेक्टर ट्रायंगल बना करके देखें, ये एंगल है अल्फ़ा, ये हो गया 2 और ये 1, तो ये हो जाएगा रूट 5।
तो यहाँ से कॉस अल्फ़ा का वैल्यू आ जाएगा 1/√5। तो इस कॉस अल्फ़ा का वैल्यू 1/√5 लिख सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये आ गया 100 × 5 × √5 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये 50√5 मीटर आ गया रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में एक हिली रोड है। हिली रोड का मतलब पहाड़ी रोड है जो कि ऊपर नीचे है काफ़ी, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। उसके ऊपर एक मोटरसाइकिलिस्ट कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। क्वेश्चन है, अ मोटरसाइकिलिस्ट is moving on hilly road with constant speed, then arrange the normal reaction by road on motorcycle in increasing order of points A, B, C। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। आप देखेंगे दो पॉइंट यहाँ पर तीन जगह फिगर बनाया है। तो एक पॉइंट ये मान लेते हैं कि पॉइंट A हो गया, ये जो पॉइंट है इसको मान लेते हैं B हो गया, और ये जो पॉइंट है इसको मान लेते हैं कि C हो गया। तीनों जगह पर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू निकालेंगे और इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो पोजीशन ए पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो नीचे आएगा उसका वेट mg, ऊपर आएगा नॉर्मल रिएक्शन Na कह सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो कर्व है वो कर्व आप देखेंगे, मतलब कि ये जो इसका सरफेस है, जो इसका पार्ट है, वो एक सर्किल का पार्ट होगा जिसका सर्किल ऊपर होगा, सेंटर भी ऊपर होगा। यानी यहाँ पर उसके पास अगर कोई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है तो वो ऊपर की तरफ होगा। ऊपर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा v²/RA। v हर जगह इक्वल है लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफरेंट है, इसलिए RA लिख दिया। अच्छा, अब पॉइंट B पर अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो पॉइंट B पर mg आएगा नीचे की तरफ, नॉर्मल फोर्स आएगा ऊपर की तरफ, और ये जो कर्व है ये ऐसे सर्किल का पार्ट है जिसका कि सेंटर नीचे की तरफ होगा, है ना। तो इस पर जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा वो आएगा नीचे की तरफ। इसको हम लोग कहेंगे v²/RB। स्पीड v हर जगह इक्वल है, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफरेंट है, यहाँ पर RV रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लिया। इसके बाद आप पॉइंट C पर अगर देखें तो पॉइंट C पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो नीचे आएगा mg, नॉर्मल आएगा ऊपर की तरफ, और यहाँ जो कर्व पाथ है इसका वो एक बहुत ही बड़े से सर्किल का पार्ट है। तो इसका सेंटर कहीं ऊपर की तरफ आएगा, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ ही आएगा। तो इक्वेशन यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम लोग लिखेंगे वो लिखेंगे v²
डिवाइडेड बाई आर सी। ये हर जगह स्पीड हमने v लिया है क्योंकि स्पीड v कांस्टेंट है, लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन भी चेंज हो रहा होगा। ठीक है, अब अगर इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें, आप देखेंगे कि ए पर अगर इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा जाए तो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग कैसे लिखते हैं, एक्सेलरेशन की तरफ फोर्स को पॉजिटिव लिखते हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन वाले फोर्स को निगेटिव लिखते हैं, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि एट पॉइंट ए इक्वेशन ऑफ मोशन होगा एन ए माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर ए। तो यहाँ से एन ए का वैल्यू आएगा एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर ए। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट ए। उसी तरह से पॉइंट बी पर लिखेंगे तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, एक्सेलरेशन की तरफ फोर्स है एम जी, इसको पॉजिटिव लिखेंगे और एन वी को निगेटिव लिखेंगे। तो कह सकते हैं एट पॉइंट बी एम जी माइनस एन बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर बी। तो यहाँ से एन बी का जो वैल्यू आएगा वो आएगा एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर बी। तो ये नॉर्मल रिएक्शन आ गया पॉइंट बी पर। उसी तरह से पॉइंट सी पर निकालेंगे एट पॉइंट सी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो एन सी को पॉजिटिव लेंगे, एम जी को निगेटिव लेंगे। तो लिखेंगे एन सी माइनस एम जी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से जो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आएगी वो आएगी एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर सी। ठीक है, तो तीनों नॉर्मल रिएक्शन में से अगर देखा जाए तो सबसे छोटा कौन सा होगा, सबसे छोटा देखेंगे तो एन बी होगा, है ना, क्योंकि इसमें बीच में निगेटिव साइन है, बाकी दोनों में ही पॉजिटिव साइन है, दोनों एम जी से बड़ा होगा, यही अकेला एन बी है जो कि एम जी से भी छोटा होगा। तो सबसे छोटा बताएंगे कि एन बी है। उसके बाद अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो इन दोनों में रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो पॉइंट ए पर छोटा है, सी पर बड़ा है। तो जहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर रेडियस कर्वेचर बड़ा है तो ये वाली जो वैल्यू होगी वो छोटी आएगी इन कंपैरिजन टू एम वी स्क्वायर बाई आर ए, है ना, क्योंकि आर सी बड़ा है आर ए से, इसलिए ये वाला टर्म छोटा होगा। तो एन सी भी छोटा आएगा, है ना, एन ए से एन सी छोटा आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एन सी लिखेंगे और सबसे बड़ा हो जाएगा एन ए। तो ये ऑर्डर हो गया। आप यहाँ पर देखें कि सबसे छोटा आया है एन बी यहाँ का नॉर्मल, उससे थोड़ा बड़ा आया है सी पर यहाँ का नॉर्मल, और सबसे बड़ा नॉर्मल आया है यहाँ का पॉइंट ए पर।